हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने घर पर आए दीक्षित परिवार को रुद्र बाहर लंच पर एक रेस्टोरेंट ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में होटल सहारा देखकर ध्रुव ने वहीं पर खाने की जिद की थी। इसलिए आखिर वह लोग होटल सहारा में गए थे। एक प्राइवेट रूम में बैठकर वह लोग खाना ऑर्डर कर रहे थे। बाकी सबका ध्यान मेनू में था। तब हमेशा बेसब्र रहने वाला ध्रुव अपनी कुर्सी से नीचे उतरा और डाइनिंग रूम में इधर उधर कूदने लगा। वैसा करने में ध्रुव एक फ्लावर वैस से टकराया और वह वैस जमीन पर गिरकर टूट गया। यह देखकर वेटर हैरान रह गया और उसने कहा, सॉरी सर, पर यह वैस बहुत महंगा। वह आगे कुछ कहे उससे पहले महेश ने उसे चुप कराते हुए बताया कि जितना भी महंगा हो वह उनके नुकसान की भरपाई कर देगा, और अपने वॉलेट से कार्ड निकालकर वेटर को दिया। रुद्र यह सब होते हुए देख रहा था। उसने टॉन्ट मारा, गायत्री का भाई काफ़ी एक्टिव लग रहा है। जवाब में महेश ने कहा, हाँ, ध्रुव की उम्र के हिसाब से उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। मुझे भरोसा है कि बड़ा होकर वह इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा और इंडिया का नाम रोशन करेगा, है ना ध्रुव? लेकिन महेश के सवाल के जवाब में डाइनिंग रूम के फर्श पर कांच के टुकड़े बरस पड़े। डाइनिंग रूम की दीवारों पर आईने लगे थे जिस पर ध्रुव ने एस्ट्रे फेंक कर तोड़ दिया था। यह देखकर सब लोग चौंक गए। मधु तो अपना हाथ छाती पर रखकर फटी आंखों से देख रही थी। गायत्री ने भी लता की तरफ हैरानी से देखकर फुसफुसाया कि उसका बेटा क्या कर रहा है। वेटर अभी अभी कैश काउंटर पर टूटे हुए वैस का पेमेंट करके वापस आया था और अब रूम की हालत देखकर हक्का बक्का रह गया। वह काफ़ी सालों से इस होटल में काम कर रहा था, लेकिन उसने कभी किसी कस्टमर को होटल की प्रॉपर्टी का इतना बुरा नुकसान करते नहीं देखा था। महेश ने वेटर से कहा कि वह उन लोगों को दूसरे डाइनिंग रूम में शिफ्ट कर दे, लेकिन वेटर अब भी हैरानी से कमरे की हालत देख रहा था। महेश ने उसे डांट दिया, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? इस नुकसान का भी मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन पहले हमें जल्दी से दूसरे कमरे में शिफ्ट करो। वेटर ने धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन बाकी सारे रूम ऑक्यूपाइड हैं। यह एक ही रूम खाली था जो आपको दिया गया था। महेश ने चिढ़ते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे दूसरे कस्टमर से रूम एक्सचेंज करवाओ। उनको बोलना कि उनका बिल भी मैं दे दूंगा। लेकिन सर, वेटर को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसी कस्टमर से ऐसा करने को कैसे कह सकता था। वेटर अभी भी वहीं पर खड़ा था। यह देखकर महेश को गुस्सा आ गया और वह वेटर पर गुस्से से बरस पड़ा कि उसके बेटे ने इस होटल में खाने के लिए ज़िद की थी, इसलिए होटल वालों को महेश का एहसानमंद होना चाहिए। और फिर उसने वेटर से कहा कि अगर वह इस मामले को नहीं संभाल सकता तो जाकर अपने मैनेजर को बुलाकर लाए। उसके बाद महेश पहले उस वेटर को काम से निकलवा देगा और बाद में अपना रूम एक्सचेंज करवा लेगा। यह धमकी सुनकर वेटर के पास कोई चारा नहीं था। वह तुरंत रूम में बाहर निकला। उसी वक्त ठीक बगल वाले रूम में अंतरा सूप पी रही थी। मिस्टर सैडो ने बताया था कि इस रेस्टोरेंट का ब्रोकली सूप बहुत अच्छा है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसलिए वह लोग लंच करने नीचे आए थे। मिस्टर सैडो अंतरा के पास बैठकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अंतरा की नज़र मिस्टर सैडो पर पड़ते ही उसने हंसते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा खाना ख़त्म कर दूंगी। यहाँ का खाना वाकई में अच्छा है। मिस्टर सैडो ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो हम रोज़ यहीं पर खाना खाएंगे। अंतरा मिस्टर सैडो को बताने जा रही थी कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन उससे पहले डाइनिंग रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ और दरवाज़ा खुला। वही वेटर अंदर आया और उसने बताया कि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से एक कमरा थोड़ा डैमेज हो गया है। उस कमरे में गेस्ट्स को उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, लेकिन कोई रूम खाली नहीं है। वेटर का कहना था कि वह कम से कम 5-6 लोग हैं और मिस्टर सैडो और अंतरा
दो ही हैं, तो अगर उन्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या वह लोग कॉमन डाइनिंग हॉल में शिफ्ट हो सकते हैं? वेटर की बात सुनकर अंतरा और मिस्टर शैडो एक दूसरे को देखने लगे। मिस्टर शैडो को दिन में मास्क पहनना पड़ता था, इसलिए उन लोगों ने प्राइवेट डाइनिंग रूम बुक किया था। अगर वह लोग कॉमन डाइनिंग हॉल में जाएंगे तो बाकी लोग मिस्टर शैडो की तरफ देखकर उसका मजाक बनाएंगे। अंतरा ने विनम्रता से कहा, सॉरी, लेकिन हम कॉमन हॉल में नहीं बैठ सकते। आप प्लीज़ दूसरे किसी गेस्ट से बात कर लीजिए। अंतरा का जवाब सुनकर वेटर टेंशन में आ गया। उसने समझाया कि वह बाकी सब रूम में जाकर आया है, लेकिन हर रूम में 6-7 लोगों की फैमिली बैठी है और बाहर के हॉल में भी सारे फैमिली टेबल्स ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए यह रूम एक ही ऑप्शन बचा है। वेटर ने अंतरा से विनती की कि क्या वह लोग एक बार मदद नहीं कर सकते। दरअसल उसकी नौकरी का सवाल है। अंतरा को मनाने के लिए इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तुरंत ही उसे वेटर पर दया आ गई। अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ देखते हुए कहा, एक काम करते हैं, बाकी का खाना पार्सल करवा लेते हैं और रूम में चलकर खाते हैं। यह सुनकर वेटर खुश हो गया और अंतरा का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन तुरंत ही मिस्टर शैडो ने मना करते हुए कहा कि वह लोग वहीं पर अपना खाना खत्म करेंगे। अंतरा ने मिस्टर शैडो को समझाते हुए कहा कि अगर वह लोग बचा हुआ खाना ऊपर खा लेंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वह लोग रूम नहीं खाली करेंगे तो इस वेटर की नौकरी जा सकती है। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, दूसरों के लिए हमें खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, खासकर अजनबियों के लिए। तुम उन्हें उंगली दोगी तो वह हाथ पकड़ लेंगे। अगर हमने आज यह रूम खाली कर दिया तो कल फिर यह लोग हमसे ऐसा करने की उम्मीद करेंगे। हम फ्री में तो यहाँ खा नहीं रहे हैं ना कि वह बोले और हम रूम खाली कर दे। यह बोलकर मिस्टर शैडो ने वेटर से कह दिया कि वह लोग होटल वालों के प्रॉब्लम को समझते हैं, लेकिन दूसरे रूम में जो भी डैमेज हुआ है वह होटल का प्रॉब्लम है, उनका नहीं। इसलिए दूसरे कस्टमर्स को ऐसी रिक्वेस्ट करने के बदले उन्हें जल्द से जल्द वह रूम ठीक करवाना चाहिए। और आखिर में मिस्टर शैडो ने वेटर को याद दिलाया कि उस होटल की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पॉलिसी है, तो जाहिर सी बात है कि जो रूम में डैमेज हुआ है उसके कस्टमर्स मिस्टर शैडो के बाद ही आए होंगे। इसलिए अगर यह अकेला रूम भी बचा होगा तब भी मिस्टर शैडो रूम खाली नहीं करेगा। मिस्टर शैडो की बात सुनकर वेटर ने अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसे पता था कि मिस्टर शैडो की कही हुई हर एक बात सही थी। वेटर ने धीरे से कहा, जी सर, और आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। इतना बोलकर वह रूम से निकल गया। अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा कि शायद बगल वाले रूम का कस्टमर नकचढ़ा और ज़िद्दी होगा, वरना होटल वाले कभी ऐसी रिक्वेस्ट करने नहीं आएंगे। मिस्टर शैडो ने अंतरा को टोका कि फिर भी वह वेटर की मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। और फिर मिस्टर शैडो ने अंतरा को अपनी बात अलग तरीके से समझाई कि जब अंतरा आहूजा निवास में थी तब घर के हर काम करती थी, अपनी सास की हर बात मानती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास हमेशा उसके काम में खामियां निकालती थी और आखिर में अंतरा को घर से बाहर भी निकाल दिया था। लेकिन अब गायत्री उस घर में है और गायत्री को ना तो खाना बनाना आता है, ना ही वह घर के कोई काम कर पाती हैं। फिर भी क्या मधु उसे घर से निकाल पाई? मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा को उस घर में मिली तकलीफ़ें याद आ गई, लेकिन उसे पता था कि मिस्टर शैडो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अंतरा कुछ ज़्यादा ही नेक थी। चाहे अंतरा की गलती हो या ना हो, वह हमेशा मधु के आगे झुक जाती थी। अंतरा का हमेशा से मानना था कि चाहे जो हो जाए, घर वालों को आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब अंतरा को एहसास हुआ कि मिस्टर शैडो सही कह रहा था। मधु ने अंतरा को इसलिए इतना सताया था क्योंकि अंतरा ने कभी उसका विरोध नहीं किया था। अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप यह भी तो देखिए कि गायत्री की माँ और उसका सौतेला बाप काफ़ी पावरफुल है और ऊपर से गायत्री के पेट में आहूजा परिवार का वारिस भी है। इन सब चीज़ों की वजह से गायत्री की मधु का सामना करने की हिम्मत थी, लेकिन मेरे पास इसमें से एक भी चीज़ नहीं थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा का हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया,
तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरी बात का मतलब समझो। बलवान हमेशा जीतता है और कमज़ोर हमेशा हारता है। इसलिए अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें बलवान बनना पड़ेगा। कोई दूसरा कब तक तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा। अंतरा को समझ आ रहा था कि मिस्टर शैडो चाहता है कि वह खुद के लिए आवाज़ उठाना सीखे। इसलिए शुरुआत से ही मिस्टर शैडो ने अंतरा को कॉन्फिडेंट बनने पर जोर दिया था। अंतरा ने मिस्टर शैडो को इशारे से भरोसा दिया कि वह बात समझ गई है और फिर जल्दी से अपना सूप खत्म किया और मिस्टर शैडो से कहा कि अब उसने अपना खाना खत्म कर दिया है, इसलिए अब वह लोग रूम में जा सकते हैं। यह देखकर मिस्टर शैडो को समझ आ गया था कि अंतरा ने जल्दी से क्यों खा लिया था। मिस्टर शैडो ने एक आह भरी और सोचा कि यह औरत हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ऐसा करने से कभी कभी खुद का भी नुकसान हो जाता है। अंतरा और मिस्टर शैडो अपनी कुर्सी से उठे ही थे, तब अचानक से डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खुला और दीवार से टकराया। तो तुम यहाँ भी पहुँच गई? अच्छा है, आज तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। यह कहते हुए ध्रुव रूम के अंदर आया। रूम को ध्यान से देखने के बाद उसने दरवाजे के बाहर किसी को आवाज़ लगाई। यह रूम उस रूम से बड़ा है, चलो यहीं खाना खाते हैं। ध्रुव को देखकर अंतरा तुरंत उसे पहचान गई कि यह वही लड़का था जिसने एग्जीबिशन में मेकअप रूम को तहस नहस कर दिया था। मिस्टर शैडो ने अंतरा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पीछे कर लिया और पूछा कि वह बच्चे को कैसे जानती है। अंतरा ने बताया कि ध्रुव बंदरों का अवतार है और मिस्टर शैडो को एग्जीबिशन की कहानी बताई। और आखिर में अंतरा ने ध्रुव की पहचान देते हुए बताया कि वह उसकी मामी का बेटा है और गायत्री का सौतेला भाई। अंतरा जब मिस्टर शैडो को यह सब बता रही थी, तब तक ध्रुव के साथ वाले बाकी लोग रूम में आ गए थे। अंतरा की बात सुनते ही मिस्टर शैडो सारा मामला समझ गया। दीक्षित और आहूजा परिवार के सारे चेहरे देखकर अंतरा समझ गई कि यह उनकी पहली मुलाकात होगी। सिर्फ अंतरा ने लता के पास खड़े 50-55 साल के आदमी को नहीं पहचाना था, जिसने महंगा सूट और टाई पहनी थी। उस आदमी के चेहरे पर अभिमान साफ झलक रहा था। लेकिन अब तक उन लोगों की अंतरा और मिस्टर शैडो पर नज़र नहीं पड़ी थी। वह लोग अपनी ही बातों में लगे पड़े थे। महेश ने कहा, ध्रुव को यह रूम पसंद है तो यहीं पर खाएंगे, क्या कहती हो लता? लता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसा आप कहें। यह सुनते ही महेश ने वेटर को आवाज़ लगाई कि वह लोग इसी कमरे में खाना खाएंगे, इसलिए जल्दी से उनका खाना लाया जाए। वही वाला वेटर दौड़ता हुआ आया और उसने महेश से कहा, सर आप लोग इस रूम में क्यों आ गए? मैं आपको यही बताने आ रहा था कि आपके लिए हमने एक दूसरे रूम का अरेंजमेंट कर दिया है। यह सुनकर ध्रुव बोल पड़ा, नहीं, मुझे इसी रूम में खाना है। और फिर वह महेश के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे जिद करने लगा, डैड मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहीं खाना खाऊंगा और कहीं नहीं। आप उस कमीनी को यहाँ से बाहर निकालो। ध्रुव की बात सुनकर महेश ने उसे पूछा कि वह किसकी बात कर रहा है। ध्रुव ने अंतरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रही, इसी ने मेरा बास्केटबॉल खिड़की से बाहर फेंक दिया था। आपने कहा था आप इसे सबक सिखाओगे, इस साली को धक्के मारकर बाहर निकालो यहाँ से। महेश ने अपना सर उठाकर ध्रुव के इशारे की दिशा में देखा। जैसे ही महेश की नज़र अंतरा पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंतरा को देखकर महेश हक्का बक्का रह गया और उसके मुंह से निकल गया, माधुरी। लता ने तुरंत अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। माधुरी 20 साल पहले ही मर चुकी है। लेकिन महेश अब भी अपने ट्रांस में था। उसे धीरे धीरे याद आया कि वह माधुरी को छोड़कर विदेश चला गया था और उसके जाने के बाद उसे खबर मिली थी कि माधुरी चल बसी है। लेकिन यह लड़की बिल्कुल माधुरी जैसी दिखती है। महेश ने फुसफुसाया और फिर अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए खांसते हुए उसने अंतरा से कहा, सॉरी, मैं आपको कोई और समझ बैठा था। महेश ने एक गहरी सांस ली और अंतरा के पास जाकर कहा, मिस, मेरे बेटे को यह रूम पसंद आ गया है, इसलिए हम यहीं पर खाना खाएंगे। आप सिर्फ 2 लोग हैं,
इसलिए आप कॉमन हॉल में चले जाइए। वैसे तो अंतरा मिस्टर शैडो को लेकर वहाँ से निकल ही रही थी, लेकिन जब उसने लता और गायत्री को देखा तो वह समझ गई थी कि यह आदमी गायत्री का सौतेला बाप ही होना चाहिए। और अंतरा को यह भी समझ आ गया था कि इस आदमी के घमंड की वजह से ही ध्रुव इतना नालायक बना होगा। अंतरा ने पहले महेश और फिर उसके पीछे खड़े दोनों परिवारों को देखकर कहा, हम यहाँ से क्यों जाएं? हम यहाँ पर पहले से बैठे हुए थे और अभी हमारा खाना हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग रूम के बाहर वेट कीजिए। जब हम रूम खाली कर देंगे तो आप लोग अंदर आ जाना। अंतरा की बात का लता ने ताना मारते हुए जवाब दिया, बड़ों से कैसे बातें करते हैं तुम्हें यह भी नहीं पता अंतरा? मेरी बात मानो और जल्दी से इस रूम से बाहर निकलो। मैं तो कहीं नहीं जा रही। यह बोलते हुए अंतरा वापस अपनी जगह बैठ गई और वहाँ पर खड़े वेटर से मेनू लाने कहा ताकि वह और खाना ऑर्डर कर सके। अंतरा की बात सुनकर वेटर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले यह औरत इतने प्यार से बात कर रही थी, वह अचानक इतनी जिद्दी कैसे बन गई। वेटर को समझ आ रहा था कि अंतरा जानबूझकर सामने वाली पार्टी से लड़ाई छेड़ रही है, लेकिन उसे तो अपना काम करना ही था। वह अंतरा के पास गया और उसके हाथ में मेनू दिया और पूछा कि क्या वह फिर से खाना ऑर्डर करना चाहती है। अंतरा ने वेटर को जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन पहले इन बदतमीज़ लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि यह रूम पहले हमने रिजर्व किया था। इसलिए जब तक हम खाना खाकर यहाँ से बाहर ना निकले तब तक किसी और को यहाँ आने का हक नहीं है। यह सुनकर वेटर ने हाँ में अपना सर हिलाया और महेश के पास जाकर कहा, सर, इन मैडम और सर का खाना अभी हुआ नहीं, इसलिए आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरे रूम में ले चलता हूँ। वह कमरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। महेश कुछ बोले उससे पहले गायत्री अंतरा पर बरस पड़ी कि वह किसे बदतमीज़ कह रही है। उल्टा अंतरा अनपढ़ है और उसकी बातों से पता चलता है कि अंतरा की परवरिश कैसी रही होगी। अब गायत्री के साथ उसकी माँ और उसका सौतेला बाप थे, इसलिए उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। अंतरा ने गायत्री को जवाब दिया कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं तुमसे कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अपनी ही बहन के पति को सेड्यूस करके उसके साथ कभी नहीं सोऊंगी। यह सुनकर गायत्री का मुंह खुला ही रह गया। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि सीधी सादी अंतरा उसे सबके सामने ऐसा जवाब दे सकती है। गायत्री को सदमे में देखकर अंतरा ने आगे कहा, मैंने इसमें गलत क्या कहा है? यह कहने के बाद अंतरा ने गायत्री को चेतावनी दी कि उसे झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब आगे से कभी गायत्री उसे उकसाने की कोशिश करेगी तो अंतरा उसका जीना हराम कर देगी। अंतरा की बात सुनकर गायत्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ बोले उससे पहले लता ने मामला शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि वह लोग तो एक ही परिवार के हैं, इसलिए इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। और फिर लता ने अंतरा की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाती हूँ। यह मेरे हस्बैंड है और यह मेरा बेटा है ध्रुव। ध्रुव बेटा, दीदी को हाय बोलो। लेकिन ध्रुव ने अंतरा की तरफ थूका और कहा, यह कमीनी मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। लता ने ध्रुव को डांटा और उसे अंतरा से माफ़ी मांगने कहा, लेकिन ध्रुव का कहना था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उल्टा अंतरा ने एग्जीबिशन के मेकअप रूम में उसका बास्केटबॉल छीन लिया था और फिर ध्रुव ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया था कि वह कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। लता ने जानबूझकर यह पैंतरा अपनाया था। ध्रुव महेश का इकलौता बेटा था, इसलिए महेश ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। ध्रुव को जो भी चाहिए होता था वह उसे मिल जाता था, लेकिन ध्रुव ने आज तक किसी से माफ़ी तो दूर थैंक यू भी नहीं कहा था। लता अच्छी तरह जानती थी कि अंतरा गायत्री को भले ही चुप करवा सकती थी, लेकिन ध्रुव को चुप करवाना उसके बस की बात नहीं थी। और अब महेश अंतरा को सबक सिखाएगा, यह सोचकर लता मन ही मन खुश हो रही थी। और जैसा कि लता ने सोचा था, महेश ने कहा, नहीं, मेरा बेटा किसी से माफ़ी नहीं मांगेगा। महेश के यह कहते ही कमरे में लंबी खामोशी छा गई। दोनों तरफ से तलवारें में आन से निकल चुकी थी
और धीरे धीरे टेंशन बढ़ता जा रहा था। दोनों गुट के बीच खड़ा वेटर बारी बारी दोनों तरफ देख रहा था। उसे दोनों गुट से ज़्यादा बच्चे का डर था कि कहीं यह कमरा भी वह बर्बाद ना कर दे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए वेटर ने मामला संभालते हुए कहा, देखिए सब प्लीज़ शांत। वेटर अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, हमने जो खाना ऑर्डर किया था वह रिपीट कर दीजिए और इन लोगों को बाहर लेकर जाइए। इन्हें बता दीजिए कि जब तक हम बाहर ना निकलें तब तक यह लोग इस कमरे में कदम तक ना रखें। अंतरा की बात सुनकर वेटर ने एक आह भरी कि कम से कम उसे कोई इंस्ट्रक्शन तो मिला। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और महेश की तरफ मुड़ा ही था, तब तक एक आवाज़ आई, रुको। अब तक खामोश बैठा हुए मिस्टर सैडो ने वेटर को रोका और अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा। मिस्टर सैडो के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने वेटर से कहा, रेस्टोरेंट के मेनू में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वह सब लेकर आओ। मिस्टर सैडो की बात सुनकर वेटर हक्का बक्का रह गया। यह देखकर मिस्टर सैडो ने वेटर से पूछा कि इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? क्या वह लोग मेनू पर लिखी हर चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकते? वेटर ने जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेनू में तो सैकड़ों आइटम्स हैं। इतना सारा खाना 2 लोगों के लिए ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मिस्टर सैडो ने जवाब में कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। उसे क्या खाना है यह अभी हमें पता नहीं, इसलिए उसे जो भी डिश पसंद नहीं आएगी वह हम यहीं छोड़ देंगे और तुम लोगों को भी बचा हुआ खाना उठाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर मिस्टर सैडो ने महेश की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, वैसे भी हमारे बाद यह लोग यहाँ बैठने वाले हैं, तो मेरी तरफ से इनको वह खाना खिला देना, क्योंकि बचा हुआ खाना वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। मिस्टर सैडो की यह बात सुनकर महेश गुस्से से तिलमिला उठा। आज तक उसका इतना अपमान किसी ने नहीं किया था। उसने मिस्टर सैडो से कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो मिस्टर, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? जवाब में मिस्टर सैडो ने बोला, आदमी कौन है, कैसा है, यह उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ कुत्ते सिर्फ भौंक सकते हैं, काटना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर महेश की आंखों में खून उतर आया। तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर सैडो ने जवाब दिया, आप इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो कि मुझे आपको मेरी बात का मतलब समझाना पड़े, मिस्टर महेश दीक्षित। मिस्टर सैडो के यह बोलते ही उसके पैरों के पास एक चम्मच गिरा। महेश दीक्षित का नाम सुनकर अंतरा के सर पर बिजली गिरी। उसके सुधीर मामा ने उसे बताया था कि उसके पिता का नाम महेश दीक्षित है, मतलब यह उसका पिता था। लेकिन लता से उसकी शादी कब हुई थी और उन दोनों का एक बेटा भी है? क्या इसका मतलब यह था कि महेश के अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को छोड़कर जाने की वजह लता थी? अंतरा के मन में एक साथ न जाने कितने सवाल उठने लगे। यह सब सोचते हुए अंतरा का दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। कुछ देर बाद वेटर्स एक के बाद एक डिश टेबल पर सर्व करने लगे। तब तक अंतरा अपने ख्यालों से बाहर नहीं आई थी। मिस्टर शैडो ने धीरे से अंतरा का नाम पुकारा, तब वह एक झटके से अपने ट्रांस से बाहर आई और उसने इधर उधर देखा। अब दीक्षित या आहूजा परिवार में से कोई भी वहाँ पर नहीं था। अंतरा ने मिस्टर शैडो से उन लोगों के बारे में पूछा। मिस्टर शैडो ने उसे बताया कि महेश को अपमानित करवाना आहूजा परिवार को भारी पड़ सकता था, इसलिए उन लोगों को वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अंतरा ने मिस्टर शैडो का हाथ पकड़कर गुस्से से पूछा, क्या वह आदमी सच में महेश दीक्षित है? आपको पता था ना कि उसने जिस औरत के साथ शादी की है वह मेरी मामी है, पता था ना आपको? मिस्टर शैडो ने अंतरा को शांत रहने कहा और फिर उसे समझाया कि अगर वह यह बात पहले ही अंतरा को बता देता तो शायद अंतरा के लिए हकीकत को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। मिस्टर शैडो का कहना था कि एक ना एक दिन तो अंतरा को सच्चाई पता चलनी ही थी, इसलिए मिस्टर शैडो ने सोचा था कि एक बार अंतरा और वह दोनों अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। उसके बाद अंतरा को जब यह सच्चाई पता चले तो मिस्टर शैडो उसका सहारा बन सके। लेकिन अंतरा की उन लोगों से इस तरह से अचानक मुलाकात हो गई और सच्चाई बाहर आ ही गई। मेरी मामी हमारा घर छोड़कर गई थी। लगभग उसी वक्त
महेश दीक्षित भी मेरी माँ को छोड़कर गया था। इसका यह मतलब है कि मेरी मामी और महेश का तब से अफेयर चल रहा था। यह बोलते हुए अंतरा की आवाज़ कांप रही थी। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया कि यह तो उन दोनों से पूछकर ही पता चल पाएगा। मिस्टर शैडो ने आगे अंतरा को जानकारी दी कि उसके आदमी बस इतना पता लगा पाए हैं कि अंतरा की मां के गुजरने के 5 साल बाद महेश और लता ने अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी। उसके पहले उन दोनों के बीच क्या हुआ था यह किसी को नहीं पता। अंतरा चुपचाप यह सब सुन रही थी। उसकी नज़र टेबल पर सर्व की हुई डिशेस पर पड़ी। अब तो उसे बिल्कुल भूख नहीं थी। अंतरा हमेशा सोचती थी कि अपने पिता के साथ उसकी पहली मुलाकात कैसी रहेगी। उसे लगता था कि अपनी माँ को छोड़कर जाने के लिए उसके पिता के पास ज़रूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। लेकिन आज सच्चाई सामने आने के बाद अंतरा को ऐसा लगा कि उसने बेकार में ही इतना कुछ सोचा था। और फिर अंतरा को अपने बड़े मामा का ख्याल आया। जब मुकुंद को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। यह सोचते हुए अंतरा कांप उठी। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मिस्टर शैडो की गहरी आवाज़ ने अंतरा के ख्यालों को तोड़ा। अंतरा ने कह दिया कि उसे भूख नहीं है। मिस्टर शैडो ने भी उसे ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन अंतरा को कम से कम सूप पीने के लिए कहा और बाउल आगे किया। अंतरा ने उसकी बात मानकर सूप पिया, लेकिन उसे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। उसके बाद दोनों ऊपर अपने रूम में चले गए। अंतरा का बाकी का दिन उदासी में बीता और रात करवटें बदलते हुए बीती। सुबह हमेशा की तरह अंतरा मिस्टर शैडो के लिए नाश्ता बनाने के लिए उठी। तब मिस्टर शैडो ने उसे बेड से उठने के लिए मना किया और कहा, आज तुम बस आराम करो। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मामा के लिए मैंने नर्सेज को काम पर लगा दिया है। अगर गायत्री या लता हॉस्पिटल आ भी गई तो वह तुम्हारे मामा के वार्ड में कदम तक नहीं रख पाएंगी। यह सुनकर अंतरा ने बस अपना सर हाँ में हिलाया। उसके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। आगे मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया कि उसने अंतरा को कंपनी देने के लिए तन्वी को बुला लिया है। और फिर मिस्टर शैडो के जाने के कुछ देर बाद डोरबेल बजी। अंतरा अभी नहाई भी नहीं थी। अंतरा ने दरवाज़ा खोला तो सामने तन्वी खड़ी थी। उसकी आंखें आधी बंद थी। तन्वी ने उबासी लेकर सीधा बेडरूम में जाते हुए कहा, अंतरा यार मुझे बहुत नींद आ रही है। यह बोलते हुए तन्वी बेड पर गिरी और अंतरा से शिकायत की, तेरा मिस्टर शैडो बहुत बेरहम है। सुबह 6:30 बजे कॉल करके कौन बुलाता है यार? तुझे पता है इतना जल्दी तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं उठी। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने माफ़ी मांगी और मिस्टर शैडो का पक्ष लेते हुए तन्वी को समझाया कि मिस्टर शैडो को अंतरा की बहुत फिक्र है। तन्वी ने बंद आंखों से ही अंतरा को जवाब दिया कि वह समझती है, इसलिए बिना कोई बहस किए वह आ गई। लेकिन मिस्टर शैडो ने उसकी नींद खराब की इस बात की सज़ा वह अंतरा को देगी। और फिर उसने कहा कि अंतरा को तन्वी के लिए नाश्ते में पूरी भाजी बनानी पड़ेगी। तन्वी की बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लोगों का मूड ठीक करना तन्वी को अच्छे से आता था। ठीक है, मैं पूरी भाजी बनाती हूँ, तब तक तू सो जा। अंतरा ने तन्वी से यह कहा। तन्वी ने बेड से उठकर अंतरा को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, वह बाद में, पहले मुझे यह बता कि ऐसा क्या हो गया कि मिस्टर शैडो को इतनी जल्दी सुबह कॉल करके मुझे यहाँ बुलाना पड़ा। कुछ हुआ है क्या? कल रात मैंने पापा को किसी से बात करते सुना कि रुद्र और गायत्री की बहुत जल्द शादी होने वाली है। अब मुझे यह मत बोलना कि यह वजह से तू उदास है। अंतरा ने तन्वी को जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तन्वी ने बताया कि अगर सच में अंतरा इस बात से नाराज़ होती तो उसे अंतरा का दिमाग डिटर्जेंट से धोना पड़ता। उसके बाद तन्वी अपने 2 हाथ अपने सर के पीछे रखकर वापस लेट गई और अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर अंतरा को बताया कि उसने टीवी पर हमेशा देखा है कि प्रेग्नेंट औरतों को उल्टी बहुत होती है। क्या अंतरा को भी ऐसा होता है? अंतरा ने जवाब दिया कि फ़िलहाल तो उसे ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी अर्ली प्रेगनेंसी है, इसलिए आगे ऐसा हो भी सकता है। अंतरा की बात सुनकर तन्वी ने आंख मारते हुए अंतरा को बताया कि फिर भी उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि मिस्टर शैडो उसे इतना लाड प्यार जो करता है, इसलिए अंतरा की हर प्रॉब्लम को वह संभाल लेगा। अंतरा ने अपनी बाहें उठाकर तन्वी की तरफ देखा और कहा कि तन्वी मिस्टर शैडो की कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करती है। तन्वी ने अंतरा को बोला कि मिस्टर शैडो पूरी तरह से अंतरा के लिए समर्पित है। यह बात तन्वी को अच्छी तरह पता है और आज के ज़माने में ऐसा आदमी मिलना आसान नहीं है, इसलिए वह मिस्टर शैडो की इज्जत करती हैं। और फिर तन्वी ने अंतरा को बताया कि उसे भी बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन उसके पापा का मिजाज देखते हुए उसकी बॉयफ्रेंड ढूंढने की हिम्मत नहीं होती। और फिर तन्वी ने अंतरा से अचानक पूछ लिया, क्या तुझे कभी ख्याल नहीं आता कि तेरे पापा कैसे होंगे? यह सुनते ही अंतरा के चेहरे से हंसी गायब होने लगी। अंतरा ने तो अपने पिता के बारे में काफ़ी कुछ सोच रखा था। अंतरा ने अपनी माँ को कम से कम फ़ोटो में तो देखा था, लेकिन उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अंतरा ने तन्वी को जवाब दिया, मुझे लगता है कि मेरे पापा ने मेरी माँ को भूलकर किसी और से शादी कर ली होगी और बच्चे पैदा करके अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। तन्वी ने अंतरा के लहजे में बदलाव महसूस किया। उसे लगा कि अंतरा के बचपन की यादों ने उसे मायूस कर दिया। तन्वी उठकर अंतरा के पास गई और उसे गले लगा लिया। तन्वी ने अंतरा को बताया कि शायद वह ठीक कह रही है। उस समय विदेश जाकर पढ़ना आम बात नहीं थी, इसलिए हो सकता है कि तेरे पापा वह मौका छोड़ना ना चाहते हों। यह कहने के बाद तन्वी ने अंतरा से पूछा कि क्या वह अब भी अपने पापा को ढूंढना चाहती है। अंतरा ने तुरंत जवाब दिया कि वह ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि यह बात साफ थी कि उसके पिता के लिए अंतरा और उसकी माँ कोई अहमियत नहीं रखते थे, वरना वह कभी उन लोगों को इस तरह छोड़कर नहीं जाते। अंतरा का कहना था कि अब वह अचानक से अपने पिता के सामने जाकर उसके परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। अंतरा की बात सुनकर तन्वी ने अपना सर हाँ में हिलाया। होटल सहारा में तन्वी और अंतरा आराम से बातें कर रही थी, लेकिन आहूजा निवास में उससे बिल्कुल उल्टा माहौल था। वहाँ पर जैसे तूफान के पहले की शांति थी। पिछले दिन मिस्टर शैडो से शिकस्त खाने के बाद किसी को भूख नहीं थी, इसलिए वह लोग वापस आहूजा निवास लौट गए थे। उसके बाद मधु ने सुझाव दिया था कि गायत्री को कुछ दिनों के लिए अपनी माँ लता के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वह लोग बहुत दिनों बाद मिले थे। गायत्री भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन गायत्री कुछ बोले उसके पहले लता ने साफ इनकार कर दिया था। लता का कहना था कि गायत्री और रुद्र की शादी होने वाली थी, इसलिए अगर अब गायत्री उसके साथ रहेगी तो लोग बातें करेंगे कि रुद्र और गायत्री के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद मधु और गायत्री महेश और उसके परिवार को छोड़ने के लिए घर के गेट तक गए थे, लेकिन रुद्र नहीं गया था। वह हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। वापस आने के बाद मधु ने रुद्र से कहा, बेटा मेरे साथ चल, मुझे अकेले में तुझसे कुछ बात करनी है। रुद्र उठा और फिर दोनों एक गेस्ट रूम में चले गए। मधु और रुद्र दोनों ही गायत्री के साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे वह कोई अजनबी हो। गायत्री चिढ़कर थोड़ी देर हॉल में खड़ी रही और फिर ऊपर अपने बेडरूम में जाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। दूसरी ओर गेस्ट रूम में बेड पर बैठते हुए मधु ने रुद्र के पास अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। आज इन दोनों माँ बेटी को संभाल कर मुझे तो सर दर्द हो गया। यह गायत्री बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। रुद्र ने दीवार पर टेका लेते हुए मधु को पूछा कि अब लता ने ऐसा क्या कर दिया। मधु ने रुद्र को बताया कि लता ऊपर से सीधी दिखती है, लेकिन अंदर से वह बहुत शातिर है। उसके अंदर बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। मधु का मानना था कि लता की किस्मत अच्छी थी जो महेश जैसे बड़े आदमी को वह पसंद आ गई, वरना उन दोनों के बीच में कोई मेल नहीं है। हालांकि यह सुनकर रुद्र को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने अपनी ज़िंदगी में लता जैसी बहुत औरतें देखी थी, इसलिए एक बार बात करने से ही वह बता सकता था कि औरत की फितरत क्या है। लेकिन उसे गायत्री में ही इंटरेस्ट नहीं था, तो उसकी माँ लता कैसी है उसकी फ़िक्र करने की उसे क्या ज़रूरत थी। मधु ने एक आह भरी और कहा, अंतरा की बात अलग थी। मैं उसे कुछ भी कहती थी तो उसकी कभी मुझे उल्टा जवाब देने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई था नहीं, इसलिए एक तरह से मैं उसका साथ कंफर्टेबल थी। यह कहने के बाद मधु ने रुद्र को बताया कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि गायत्री को किस बात का घमंड है।
ऐसा तो है नहीं कि रुद्र के बच्चे की माँ पूरी दुनिया में अकेली एक वही बन सकती है। और फिर मधु ने लता के बारे में बात करते हुए कहा कि लता उसे ताने मार रही थी कि मधु गायत्री का ख्याल नहीं रखती। अगर उसे अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र थी तो वह उसे अपने साथ ले जाती और गायत्री को रुद्र से शादी नहीं करने देती। मधु की बातें सुनकर रुद्र ने उसे पूछा, माँ, आपके कहने का यह मतलब है कि अगर आपको अंतरा और गायत्री में से चुनने को कहा जाए तो आप अंतरा को चुनेंगी, है ना? यह सुनकर मधु ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि अंतरा माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए अगर रुद्र अंतरा के साथ रहेगा तो आहूजा खानदान को कभी वारिस नहीं मिलेगा। रुद्र ने मधु को बताया कि अंतरा इनफर्टाइल नहीं है, वह माँ बन सकती है। यह जानकर मधु हैरान रह गई, क्योंकि जब अंतरा का फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज का रिपोर्ट आया तब मधु उसके साथ ही तो थी। रुद्र ने मधु को बताया कि जिस डॉक्टर ने वह रिपोर्ट दिया था वह लता की क्लासमेट रह चुकी है, इसलिए शायद लता ने उसे ऐसा रिपोर्ट देने कहा था ताकि अंतरा को आहूजा निवास से निकाल दिया जाए। यह सब जानकर मधु की आंखें फटी रह गई और उसने रुद्र से पूछा कि उसे यह सब कैसे पता चला। रुद्र ने मधु को बताया कि पहले तो उसे यही लगा था कि गायत्री ने डॉक्टर को पैसे खिलाकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी, लेकिन एक प्राइवेट डिटेक्टिव को उसने पहले से अंतरा के मास्क वाले बॉयफ्रेंड की जानकारी निकालने कहा है और उसी को अंतरा के रिपोर्ट की सच्चाई पता लगाने का था। रुद्र ने आगे मधु को बताया कि लता से मुलाकात होने के बाद उसके बारे में भी पता लगाने कहा था और तब पता चला कि लता और वह डॉक्टर दोनों दोस्त थी और अंतरा का झूठा रिपोर्ट बनवाना लता की साजिश थी। यह बोलने के बाद रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और कहा, माँ, हम अंतरा को घर से निकालकर हमने गलती की है। लेकिन मधु अपनी गलती नहीं मान सकती थी। उसने रुद्र से कह दिया कि जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते, और वैसे भी अंतरा का महेश जैसा कोई पावरफुल बाप नहीं है। मधु ने रुद्र को सलाह दी कि अब जब उसकी अंतरा से शादी टूट ही गई है तो उसे अंतरा को भूलना पड़ेगा, भले ही अंतरा कितनी भी अच्छी हो या रुद्र उसे कितना भी पसंद करता हो। लेकिन अंतरा के लिए रुद्र गायत्री को छोड़ने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था। मधु का कहना था कि रुद्र अब गायत्री को अच्छे से ट्रीट करे। महेश दीक्षित जैसी बड़ी मछली उन लोगों के हाथ से निकल गई तो उन लोगों की कंपनी को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रुद्र के पिता, दादा और परदादा ने बड़ी मेहनत से आहूजा ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई हैं। रुद्र एक औरत के लिए 4 पीढ़ी की मेहनत दांव पर नहीं लगा सकता। यह सब सुनकर रुद्र ने जवाब दिया, तुम भले ही गायत्री को इस घर की बहू बना दो माँ, लेकिन वह सिर्फ नाम की मिसेज आहूजा रहेगी। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। यह सुनते ही मधु चिढ़ गई कि अंतरा ने ऐसा भी क्या है कि रुद्र उसके पीछे बावला हो गया है। अंतरा के लिए वह सब कुछ क्यों दांव पर लगाना चाहता है। रुद्र ने भी मधु से कह दिया कि चाहे जो हो जाए उसे बस अपनी ज़िंदगी में अंतरा वापस चाहिए। यह सुनकर मधु बेड से उठी और गुस्से से रुद्र से कहा, तू अगर ऐसी बातें करेगा तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और मैं मर सकती हूँ। तुझे पता है ना, मैंने अपनी जान पर खेल कर तुझे उस आग से बचाया था। तुझे बड़ा करके यहाँ पहुँचाने के लिए मैंने कितना कुछ सहा है, लेकिन तुझे अपनी माँ की कुछ कदर ही नहीं है। रुद्र ने एक आह भरी कि फिर से उसकी माँ ने वही बात शुरू कर दी। कुछ चीज़ों से रुद्र को सख्त नफरत थी, जिनमें से एक चीज़ उसकी माँ के लेक्चर्स थे। मधु आगे कुछ कहे उसके पहले रुद्र ने खुद ही आगे की बात बोलना शुरू कर दिया। मुझे पता है माँ, मैं बहुत छोटा था, पापा थे नहीं, आप 2 बच्चों को अकेला बचा नहीं सकते थे और आपको अपने 2 बच्चों में से एक को चुनने की परीक्षा में से गुजरना पड़ा था और आखिर में आपने मेरे भाई को ना चुनते हुए मुझे बचाया था। इस बात को मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, बार बार इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र की बात सुनकर मधु ने उसे डांटा कि वह उसकी माँ है, इसलिए वह 1000 बार भी अगर यह बात कहेगी तो रुद्र को सुनना पड़ेगा। और आखिर में मधु ने कहा कि अगर उसे पता होता कि रुद्र एक औरत के लिए अपनी माँ की बात नहीं मानेगा तो वह रुद्र के बदले उसके भाई को बचाती। इसके आगे मधु से बात करने का कोई मतलब नहीं था।
इसलिए रुद्र ने मधु से कह दिया कि अब अफसोस करने का कोई मतलब नहीं है माँ, क्योंकि शायद उस आग में मेरा भाई जलकर खाक हो गया होगा। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर निकल गया। उसके अगले दिन सुबह आहूजा निवास में तूफान से पहले की शांति छाई हुई थी। तब होटल सहारा में उल्टा ही माहौल था। मिस्टर सैडो ने अंतरा को कंपनी देने के लिए तन्वी को बुला रखा था। अभी ऋषभ मलिक के काफ़ी कार एग्जीबिशन होने बचे थे और अगला शो आने वाले वीकेंड पर था। अंतरा अपने काम में कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने में बिता रही थी और तन्वी पास में बैठकर अपने फ़ोन पर गेम खेल रही थी। तन्वी ने अचानक फ़ोन से बिना अपना सर उठाए अंतरा से पूछा, मिस्टर सैडो स्प्लिट पर्सनैलिटी है क्या? अंतरा ने कान से ईयरफोन निकाल कर पूछा, क्या? तन्वी ने तुरंत कुछ जवाब नहीं दिया। पहले गेम में अपने दुश्मन को हराया और फिर एक आहा भर के लेटते हुए अपनी बात रखी कि अंतरा ने उसे बताया था कि मिस्टर सैडो विक्रांत ग्रोवर नहीं है, इसलिए उसने अपने दोस्तों को काम पर लगाया था कि मिस्टर सैडो के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिले। तन्वी ने आगे अंतरा को बताया कि मिस्टर सैडो की दौलत और उसकी पहुंच को देखते हुए लगता है कि वह किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होना चाहिए, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं लग पाया था। अंतरा ने बिना कुछ जवाब दिए वापस ईयरफोन्स कान में डाले और वीडियो रिज्यूम किया। कुछ देर तक उसने वीडियो देखने की कोशिश की, लेकिन अब अंतरा का वीडियो में मन नहीं लग रहा था, इसलिए फिर से वीडियो पॉज किया और तन्वी को याद दिलाया कि मिस्टर सैडो पहले ही बहुत बार अंतरा को बता चुके थे कि वक्त आने पर वह खुद सब कुछ बताएंगे। यह सुनकर तन्वी ने अंतरा को बताया, हाँ मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब यही हुआ ना कि उसके ऐसे कुछ तो सीक्रेट्स हैं जो वह किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए बात वहीं पर आकर रुकती है कि हो सकता है कि वह स्प्लिट पर्सनालिटी हो। यह बोलकर तन्वी ने अंतरा को बताया कि पिछली रात ही उसने एक फिल्म देखी जिसमें सीरियल किलिंग्स होती हैं और आखिर में पता चलता है कि जो डिटेक्टिव वह केस सॉल्व कर रहा था वही सीरियल किलर था। तन्वी का कहना था कि असली ज़िंदगी में भी तो ऐसा हो सकता है ना। तन्वी की बात सुनकर अंतरा की भौहें उठ गई और उसने तन्वी से पूछा कि कहीं वह डिटेक्टिव्स नोट फिल्म की बात तो नहीं कर रही। तन्वी ने जवाब दिया कि अंतरा ने एकदम ठीक पहचाना और फिर तन्वी ने अंतरा को बताया कि उसे मिस्टर सैडो की हरकतें बिल्कुल उस फिल्म के लीड एक्टर जैसी लगती हैं, इसलिए उन लोगों को मिस्टर सैडो के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। अगर अंतरा वह फिल्म देखेगी तो तन्वी की बात का मतलब समझ जाएगी। अंतरा ने कुछ सोचते हुए तन्वी से कहा, लेकिन डिटेक्टिव्स नोट तो आज ही रिलीज हुई है ना, तो तूने कल रात कैसे देख ली? तन्वी ने जवाब दिया, हाँ लेकिन कल उसका प्रीमियर था और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने इतनी कमाल की फिल्म का पहला ही शो देख लिया। यह सुनते ही अंतरा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, जहाँ तक मैं जानती हूँ कश्यप अंकल ने तेरे लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसमें से एक तेरा कर्फ्यू टाइम है जो कि रात 10:30 बजे शुरू होता है, और जाहिर सी बात है कि प्रीमियर इतनी जल्दी तो ख़त्म हुआ नहीं होगा, तो तूने फिल्म कैसे देखी और किसके साथ? यह सुनकर तन्वी ने पहले तो अंतरा को उसके पापा को यह बात ना बताने कहा और फिर अंतरा को बताया कि विक्रांत ग्रोवर ने उसे घर से चोरी छिपे निकलने के लिए कहा था और वह ऐसा करते लगभग पकड़ी ही गई थी। तन्वी ने अंतरा को बताया कि उसे इतना कुछ सिर्फ अंतरा के लिए करना पड़ रहा है क्योंकि उन दोनों को मिस्टर सैडो के बारे में जानना है, वरना वह कभी इस तरह विक्रांत के साथ नहीं जाती। यह कहने के बाद तन्वी ने छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह फुला लिया। अपनी दोस्त को देखकर अंतरा को हंसी आ गई। विक्रांत कुछ पहलू में बिल्कुल मिस्टर सैडो की तरह ही था। जब विक्रांत मिस्टर सैडो बनकर अंतरा को पहली बार पिक करने आया था तब उन दोनों की बातें हुई थी और उसने बताया था कि उसकी ज़िंदगी में लंबे वक्त से कोई औरत नहीं थी। हालांकि एक बार विक्रांत ने मीडिया को ज़रूर बताया था कि उसके दिल में किसी लड़की के लिए ख़ास जगह थी। अंतरा को ख्याल आया कि जो वह सोच रही है कहीं वह सच तो नहीं। अंतरा ने तन्वी से पूछा, तन्वी क्या तूने विक्रांत की कंपनी ज्वाइन कर ली? जवाब में तन्वी ने चिढ़ते हुए कहा, बात ही मत पूछ, उस कमीने विक्रांत ने मुझे धोखा दिया है। उसने क्या जॉब ऑफर दी थी?
कि मैं आकर्ष छाबरा की पीआर टीम में काम करूंगी। तूने भी सुना था ना। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तब पता चला कि मुझे विक्रांत की सेक्रेटरी बना दिया गया है। तू सोच, मैं और सेक्रेटरी। मुझे पता है वह जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। तन्वी की बात सुनकर अंतरा जोर से हंस पड़ी। उसे समझ आ गया था कि वह बिल्कुल सही सोच रही थी कि विक्रांत तन्वी को पसंद करता है, लेकिन उसने तन्वी को कुछ नहीं बताया। उल्टा अंतरा ने तन्वी से कहा कि चाहे जो भी हो, अगर वह विक्रांत की कंपनी में रहेगी तो एक ना एक दिन उसे अपने आकर्ष छाबरा से मिलने का मौका मिल ही जाएगा। तन्वी ने अंतरा को जवाब दिया कि ऐसा होगा कि नहीं वह तो उसे नहीं पता, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि अंतरा के लिए वह विक्रांत ग्रोवर के साथ काम करती रहेगी। तन्वी का कहना था कि अगर विक्रांत मिस्टर शैडो है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह मिस्टर शैडो बनने का नाटक कर रहा है, इसका मतलब मिस्टर शैडो ने ही उसे ऐसा करने कहा होगा। तन्वी ने अंतरा को भरोसा दिया कि अब वह विक्रांत की सेक्रेटरी है, इसलिए उसे विक्रांत की हर एक अपॉइंटमेंट के बारे में पता होता है। अगर विक्रांत ने किसी भी तरह से मिस्टर शैडो का कांटेक्ट किया तो तन्वी अंतरा को तुरंत इन्फॉर्म कर देगी। तन्वी की बातें सुनकर अंतरा उसके नज़दीक गई और तन्वी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसका शुक्रिया अदा किया और तन्वी को बताया कि जो भी लड़का उससे शादी करेगा वह बहुत लकी होगा कि उसे तन्वी जैसी अच्छी लड़की मिलेगी। यह सुनकर तन्वी हंस पड़ी और अंतरा को याद दिलाया कि ना उसे खाना बनाना आता है, ना ही घर का कोई काम, ऊपर से उसका दिमाग भी ज्वालामुखी जैसा है। अंतरा ने तन्वी से पूछा कि फिर क्या तन्वी जिंदगी भर सिंगल रहेगी? तन्वी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मेरी जिंदगी में दोस्त ही काफ़ी है। पति के साथ कमिटमेंट करने की क्या ज़रूरत, और वैसे भी शादी करना मेरे बस की बात नहीं। अंतरा तन्वी की बात से सहमत हुई, लेकिन उसने एक सलाह दी कि अगर तन्वी अपना फैसला बदले तो वह अपने लिए सही पार्टनर चुने, वरना उसकी हालत भी अंतरा जैसी हो जाएगी। तन्वी ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर टॉपिक बदलते हुए अंतरा को बताया कि उसे पता चला है कि अंतरा अच्छा काम कर रही है, और फिर तन्वी ने अंतरा से वादा किया कि अगर वह विक्रांत की कंपनी में अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएगी तो वह अंतरा को एज सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हायर करेगी। तन्वी ने सुझाव दिया कि अंतरा की खूबसूरती को देखते हुए वह खुद भी विक्रांत की कंपनी की एक सेलिब्रिटी बन सकती हैं। यह सुनकर अंतरा ने हाथ जोड़कर इशारा किया कि उसे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना। तन्वी ने आंख मारते हुए अंतरा को बताया कि वह दोनों मिलकर इंडस्ट्री पर राज करेंगे। तन्वी के यह बोलते ही दोनों हंस पड़ी। अंतरा को ख्याल आया कि मिस्टर शैडो का तन्वी को उसके साथ रखने का बिल्कुल सही फैसला था। मिस्टर शैडो और तन्वी दोनों को अपनी ज़िंदगी में पाकर अंतरा खुद को खुशकिस्मत समझती थी। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब तन्वी ने अंतरा के फ़ोन की स्क्रीन को ध्यान से देखा और पूछा, तुझे अब भी मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखने पड़ते हैं? और यह क्या है, पांडा या कोई एलियन? अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई और तन्वी को समझाया कि इसे स्मोकी आई लुक कहते हैं। इसके बाद अंतरा ने तन्वी को अलग अलग मॉडल के स्किन टोन और शो की थीम के हिसाब से कैसे मेकअप किया जाता है यह समझाया, और फिर उसने तन्वी को बताया कि अगले शो की थीम हैवी मेटल थी, इसलिए वह नए आइडियाज़ के वीडियोस देख रही थी। हालांकि सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। दरअसल वीकेंड के एग्जीबिशन होने के अगले दिन ही दूसरा एग्जीबिशन था, इसलिए एक साथ दो एग्जीबिशन होने की वजह से अंतरा को अपनी तैयारियां करने के लिए बीच में टाइम नहीं मिलने वाला था। और ऊपर से महेश दीक्षित ने अचानक से अंतरा की ज़िंदगी में आकर उसके प्लान्स खराब कर दिए थे, लेकिन काम तो करना ही था। अंतरा को ख्याल आया कि मिस्टर शैडो उसे सही कहते आए हैं कि अगर अंतरा को अपना करियर बनाना है और एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो उसे कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अंतरा की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में मिस्टर शैडो ना सिर्फ उसे सपोर्ट कर रहा था, बल्कि अंतरा को एक बेहतर इंसान बनने के लिए राह भी दिखा रहा था। क्या सोच में पड़ गई? तन्वी की आवाज़ ने अंतरा के ख्यालों को तोड़ा।
अंतरा ने जवाब दिया। मैं सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तन्वी ने अंतरा के पास आकर उसे गले लगाया और कहा, अरे कैसी बातें कर रही है। तन्वी कश्यप है ना, वह हर कदम पर तेरा साथ देगी। अंतरा ने तन्वी से पूछा, अच्छा, फिलहाल तो मैं लंच बनाने के बारे में सोच रही थी। क्या तन्वी कश्यप खाना बनाने में मेरा साथ देगी? यह सुनते ही तन्वी हंस पड़ी। मैं और खाना? इतना बोलने के बाद उसने थोड़ा सोचा और फिर फ़ोन पर गेम एग्जिट किया और फूड डिलीवरी ऐप खोलकर अंतरा को खाना बनाने के बदले बाहर से ऑर्डर करने का सुझाव दिया। अंतरा कुछ जवाब दे उससे पहले अंतरा का फ़ोन बजा। तन्वी ने पूछा कि किसका कॉल है। अंतरा ने फ़ोन की स्क्रीन देखी। वह ऋषभ का कॉल था। तन्वी अंतरा से कहने लगी, बड़ा बेशरम आदमी है यह। मैं तो बोलती हूँ उसका फ़ोन ही मत उठा। अंतरा सोच में पड़ गई। पिछले एग्जीबिशन से अंतरा के लौटने के तुरंत बाद ऋषभ ने बहुत बार कॉल किया था, लेकिन मिस्टर सैडो ने अंतरा को कॉल उठाने से साफ मना कर दिया था। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद अंतरा ने कॉल उठाने का फैसला किया। अंतरा के कॉल उठाते ही सामने से आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से नीचे आओ। ऋषभ ने बिना हाय हेलो कहे सीधा अंतरा को ऑर्डर दिया। अंतरा ने ऋषभ से पूछा कि कोई प्रॉब्लम हुई है। सामने से ऋषभ की आवाज़ आई, बेकार के सवाल मत करो, अभी के अभी नीचे आओ। यह सुनकर अंतरा ने आह भरी और ऋषभ का जवाब दिया कि उसे जो भी कहना है वह फ़ोन पर कहे या फिर ईमेल कर दे। कुछ देर के लिए सामने से कोई जवाब नहीं आया। अंतरा को लगा कि शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अंतरा फ़ोन रखने ही जा रही थी कि ऋषभ बोल पड़ा, देखो अंतरा, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारा फैसला मान लिया है और मैं रुद्र नहीं हूँ जो तुम्हें परेशान करूंगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ काम की बात करने आया हूँ। परसों के एग्जीबिशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं। इसी सिलसिले में मुझे डिस्कशन करना है ताकि शो में कोई गड़बड़ ना हो। अंतरा ऋषभ की बात सुनकर हैरान रह गई क्योंकि इस बार ऋषभ का बात करने का लहजा हमेशा की तरह घमंडी नहीं लग रहा था। उल्टा ऋषभ विनम्र लग रहा था, जो कि उसके स्वभाव से बिल्कुल उल्टा था। अंतरा को ख्याल आया कि एक बॉस को अपने एम्प्लॉय के साथ हमेशा इसी टोन में बात करनी चाहिए। आखिर में ऋषभ था तो एक बिजनेसमैन। शायद उसे एहसास हो गया होगा कि उसके दिल में कोई अंतरा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बस वह उसकी तरफ आकर्षित हुआ होगा। यही सब सोचकर अंतरा ऋषभ को जवाब देती है कि वह कपड़े बदलकर थोड़ी देर में नीचे आएगी। जैसे ही अंतरा ने कॉल डिस्कनेक्ट किया कि तुरंत ही तन्वी अंतरा को किसी पुलिस वाले के अंदाज में सवाल पूछने लगी, क्या वह तुम्हें डेट पर लेकर जा रहा है? मिस अंतरा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा गया है, इसलिए अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम उस ऋषभ मलिक के पास क्यों जा रही हो तो मजबूरन मुझे मिस्टर शैडो को अभी के अभी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अंतरा ने मजाक में तन्वी के माथे पर पंच मारते हुए जवाब दिया कि तन्वी को इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऋषभ अगले एग्जीबिशन के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए मिलना चाहता है और इस बारे में अंतरा खुद ही मिस्टर शैडो को इन्फॉर्म कर रही है। तन्वी ने अंतरा से मजाक में कहा, जा अंतरा जा, जी ले अपनी जिंदगी, मुझे तुझ पर भरोसा है। यह कहकर तन्वी ने अंतरा को बताया कि मिस्टर शैडो उसे पैसे दे रहे हैं, इसलिए ईमानदारी से काम करना उसका फर्ज है। अंतरा ने वार्डरोब खोलकर एक सिंपल वाइट ड्रेस निकालते हुए तन्वी से पूछा, तू हमेशा पैसों की बातें क्यों करती रहती है? विक्रांत की कंपनी तुझे सैलरी नहीं देती क्या? तन्वी ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया कि वह लोग क्या सैलरी देंगे, वह लोग प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ ट्रैवल कन्वीनियंस देते हैं।
तन्वी ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया कि वह लोग क्या सैलरी देंगे, वह लोग प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ ट्रैवल कन्वेंस देते हैं और वह भी इतना कम देते हैं जितने में तन्वी की गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तन्वी ने अंतरा को बताया कि उसे विक्रांत पर इतना गुस्सा आता है कि अगर उसे मौका मिले तो वह विक्रांत को पीट दे। तन्वी का कहना था कि विक्रांत ने उसके पिता के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी जिससे उसके पिता को लगा कि अब तन्वी की विक्रांत के यहाँ जॉब लग गई है, इसलिए उसने तन्वी की पॉकेट मनी भी कम कर दी। तन्वी ने चिढ़ते हुए कहा कि अगर ज़्यादा दिन ऐसा चला तो वह विक्रांत को खरी कोठी सुना देगी। अब तक अंतरा ने कपड़े बदल लिए थे। अपने बालों की पोनीटेल बनाते हुए अंतरा ने तन्वी को समझाया कि उसने एक बार ऋषभ से सुना था कि विक्रांत की कंपनी में जो एम्प्लॉय प्रोबेशन पीरियड में होता है उसे भले ही सैलरी ना मिले, लेकिन उस एम्प्लॉय की सैलरी वह लोग अलग से सेव करते हैं और जब वह एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय बन जाता है तब इकट्ठा की हुई सारी सैलरी उसे एक साथ मिल जाती है। यह बात सुनकर तन्वी की आंखें चमक उठी और उसने कहा, सच, मुझे तो लगा था कि मैं उस कमीने विक्रांत के जाल में फंस गई। अच्छा हुआ तूने यह बताया, वरना मैं तो लेबर कोर्ट में उस पर केस करने वाली थी। यह सुनकर अंतरा बस मुस्कुराई। उसे पता था कि विक्रांत का कोई गलत इरादा नहीं है, वह बस तन्वी को अपने आसपास रखना चाहता है। विक्रांत शायद मिस्टर सैडो के दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था, इसलिए अंतरा उसकी थोड़ी मदद कर रही थी ताकि तन्वी विक्रांत से दूर ना भागे। विक्रांत तन्वी को पाने में कामयाब होगा या नहीं यह तो अंतरा को पता नहीं था, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि विक्रांत उसकी इस नादान दोस्त की सच में परवाह करता है। अंतरा ने जूते पहनते हुए तन्वी से पूछा, मैं रेडी हूँ, तू यहीं पर रुककर गेम खेल रही है या अपने घर जा रही है? तन्वी ने सोफे से उठते हुए जवाब दिया, अगर तू नहीं रहेगी तो मैं यहाँ क्या करूँगी? वैसे भी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, वरना विक्रांत फिर मुझे टॉर्चर करने का कोई नया पैंतरा ढूंढ लेगा। तन्वी यह कह रही थी तब अंतरा ने अपने फ़ोन से मिस्टर सैडो को टेक्स्ट मैसेज भेजा, ऋषभ मुझसे काम के सिलसिले में कुछ बात करने आया है, क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? तुरंत ही सामने से जवाब आया, ओके, लेकिन संभल कर रहना और जल्दी वापस आना मिस्टर सैडो। यह पढ़कर अंतरा को एहसास हुआ कि मिस्टर सैडो ने कभी भी उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है। शायद उसे अंतरा पर बहुत भरोसा होगा और खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वह अंतरा को किसी मुसीबत में नहीं फंसने देंगे। यह सब सोचते हुए अंतरा ने फ़ोन अपने पर्स में रखा और उसके बाद वह और तन्वी दोनों रूम से बाहर निकली। होटल के एंट्रेंस से बाहर आते ही उन दोनों की नज़र ऋषभ पर पड़ी। ऋषभ गाड़ी का टेका लेकर खड़ा था। उसने हमेशा की तरह काले रंग का सूट और डिज़ाइनर सनग्लासेस पहने थे। इस बार फिर ऋषभ एक नई ब्राइट कलर की गाड़ी लेकर आया था। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों औरतें कार के भड़कीले पिंक कलर को देखकर भुलावे में पड़ गई थी। अंतरा और तन्वी को अपनी तरफ आता देखकर ऋषभ सीधा खड़ा हो गया और उसने सबसे पहले तन्वी से बात की, मेरे भाई ने तुम्हें जल्द से जल्द ऑफिस बुलाया है। यह सुनकर तन्वी हड़बड़ा गई और उसने ऋषभ से पूछा कि अगर ऐसा था तो विक्रांत ने उसे कॉल या टेक्स्ट क्यों नहीं किया? ऋषभ ने जवाब दिया कि विक्रांत ने कोशिश की थी लेकिन तन्वी का कांटेक्ट नहीं हो पाया, और फिर ऋषभ ने बताया कि अगर तन्वी चाहे तो वह पहले उसे ऑफिस ड्रॉप कर सकता है। तन्वी ने तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए जवाब दिया, नो थैंक्स, मैं र्यूड नहीं होना चाहती लेकिन इस पिंक मॉन्स्टर को मैं राइड नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम दोनों को कुछ काम है ना, तो तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं टैक्सी ले लूँगी। ऋषभ ने ज़्यादा जोर नहीं दिया और तन्वी के लिए एक टैक्सी रोककर उसे बिठाया और उसे भेजने के बाद वापस आया। ऋषभ ने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर अंतरा से अंदर बैठने कहा। अंतरा बिना कोई सवाल किए गाड़ी में बैठ गई। ऋषभ ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी होटल से बाहर निकाली।
गाड़ी में कुछ देर खामोशी छाई रही। आखिर अंतरा ने बात करने की शुरुआत की। आपकी इस गाड़ी का कलर काफ़ी स्पेशल लग रहा है, ऋषभ ने जवाब दिया। अच्छा, मतलब प्रूव हो गया कि सारी लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है। अंतरा ऋषभ की बात से सहमत थी और फिर ऋषभ ने टॉपिक बदलते हुए अंतरा से कहा कि वह बेकार में ऐसा सोच रहा था कि अंतरा और उसके भाई विक्रांत का अफेयर था। अब जाकर उसे पता चला कि विक्रांत दरअसल तन्वी के पीछे पड़ा हुआ है। और फिर ऋषभ ने अंतरा को बताया कि अब वह समझ गया है कि अंतरा के दिल में मास्क वाला आदमी है। अंतरा ने ऋषभ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऋषभ ने अंतरा से कहा, हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाना। अगर मैंने एक बार कह दिया कि मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है तो मैं कभी अपनी ज़ुबान से मुकरूंगा नहीं। मैं रुद्र की तरह नहीं हूँ। अब से हमारे बीच एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता रहेगा और सिर्फ काम की बातें होंगी। यह सुनकर अंतरा ने दबी हुई हंसी के साथ जवाब दिया कि उसे पता है कि ऋषभ रुद्र जैसा नहीं है, इसलिए ऋषभ को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अंतरा की बात सुनकर ऋषभ ने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर मुद्दे पर आते हुए अंतरा को बताया कि अगले कार शो में काफ़ी बड़े लोग आने वाले हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल गार्डन डिज़ाइनर मिस्टर दीक्षित है। उसे अपनी बेटी को वेडिंग गिफ्ट में एक कार देनी है, इसलिए उन लोगों को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मिस्टर दीक्षित उनके कार मॉडल से डिसअपॉइंट ना हो। यह सुनकर अंतरा का दिल बैठ गया। वह समझ गई थी कि ऋषभ महेश दीक्षित और गायत्री की बात कर रहा था। अंतरा को ख्याल आया कि पिछले जन्म में उसने अपनी कज़न गायत्री से पैसे उधार लेकर लौटाए नहीं होंगे। शायद इसी वजह से गायत्री अंतरा से एक के बाद एक चीज़ें छीनती जा रही थी। पहले अंतरा का फ्यूचर, उसके बाद अंतरा का पति और अब उसका पिता भी गायत्री ने छीन लिया। यह कितनी बेतुकी बात थी कि महेश दीक्षित ने अपनी सगी बेटी को छोड़ दिया था और एक सौतेली बेटी को अपना रहा था। तुम सब समझ गई ना अंतरा? ऋषभ के यह बोलने से अंतरा के ख्याल टूटे। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया कि वह सब समझ गई। उसके बाद ऋषभ ने अंतरा को बताया कि उसे महेश दीक्षित जैसे लोगों की सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके भाई विक्रांत ने उसे महेश दीक्षित के साथ अच्छा रिपोर्ट बनाने के लिए अल्टीमेट दे रखा है। लेकिन क्योंकि विक्रांत ग्रोवर बहुत जल्द रियल एस्टेट के फील्ड में कदम रखने वाला है, इसलिए जब ज़रूरत पड़े तो विक्रांत महेश दीक्षित के साथ टाई अप कर सके। ऋषभ की बातें सुनकर अंतरा ने पूछा कि विक्रांत ने अचानक रियल एस्टेट में आने का कैसे सोचा? ऋषभ ने अंतरा को बताया कि वह अपने फैमिली बिजनेस में ज़्यादा पड़ता नहीं है। यह सब फैसले विक्रांत लेता है। विक्रांत के कुछ दोस्त रियल एस्टेट के फील्ड में है, इसलिए शायद वह नया बिजनेस आजमाना चाहता है। और फिर ऋषभ ने अंतरा को बताया कि उसे पता नहीं कि यह महेश दीक्षित कितना रिलायबल है। अंतरा भी इस बारे में क्या ही बता सकती थी। अंतरा ने अपना गला साफ किया और ऋषभ से कहा, महेश दीक्षित का अब्रॉड में काफ़ी नाम है और आपके भाई भी उनको मानते हैं, तो हो सकता है कि रिलायबल ही हो। अंतरा की बात से ऋषभ सहमत हुआ। उसके बाद कुछ देर तक दोनों शांत रहे। ऋषभ ने देखा कि अंतरा नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असल में वह उदास थी। ऋषभ को ख्याल आया कि शायद अंतरा और उसके मास्क वाले बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ होगा। ऋषभ कैजुअली पूछने लगा कि अंतरा का बॉयफ्रेंड कैसा है और क्या वही अंतरा के मामा की ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे रहा है वगैरह। अंतरा ने ऋषभ की तरफ मुड़कर जवाब दिया कि फ़िलहाल उसका बॉयफ्रेंड उसे हेल्प करता है, लेकिन वह हमेशा के लिए उस पर बोझ नहीं डाल सकती, इसलिए वह खुद ज़्यादा पैसे कमाना चाहती है। अंतरा की बात सुनकर ऋषभ ने हंसते हुए अंतरा को बताया कि शायद इसलिए अंतरा मिसेस आहूजा नहीं रह पाई, क्योंकि वह उस घर की औरतों से अलग है। ऋषभ के हिसाब से रुद्र की माँ और अंतरा की कज़न बस बच्चे पैदा करना चाहती है और बिना कुछ काम किए रुद्र के पैसों पर ऐश करना चाहती हैं। अंतरा ऋषभ की बात से बिल्कुल सहमत थी। उसके बाद अंतरा ने मुद्दा बदलते हुए अचानक से ऋषभ को कहा,
एक बात मेरी समझ नहीं आई, मैं तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम मेकअप रूम में होता है, तो अगले एग्जीबिशन में बड़े लोग आने वाले हैं, यह बात बताने के लिए आप मुझे बाहर क्यों लेकर आए हो? आपके क्लाइंट्स के साथ मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं है। यह सुनकर ऋषभ ने अंतरा को बताया कि वह महेश दीक्षित की बीवी और बच्चे की वजह से अंतरा को अपने साथ लेकर जा रहा है। ऋषभ की बात अंतरा के बिल्कुल समझ में नहीं आई। उसने कन्फ्यूजन में ऋषभ की तरफ देखा। ऋषभ ने अपनी बात समझाते हुए कहा, तुम्हें पता है, महेश दीक्षित के उस शैतान बेटे ने पिछले शो में करोड़ों रुपए की कार को बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरे भाई का कहना है कि महेश दीक्षित को अपना बेटा अपनी जान से भी प्यारा है, और मैं जानता हूँ कि महेश अपने बेटे की हर बात मानता है। अगर उसका बेटा मुझसे पट जाए तो समझो महेश भी पट जाएगा। यह बोलकर ऋषभ ने आगे बताया कि महेश दीक्षित के बेटे को देखकर तो उसे जान से मारने का मन करता है। अंतरा ने सोचा कि एक तरह से ऋषभ गलत तो नहीं था। जिस किसी का भी ध्रुव से पाला पड़ा था, उन सब का यही मन करता था कि ध्रुव को सबक सिखाया जाए। अंतरा का खुद का भी यह मन करता था कि वह ध्रुव को बरमुडा ट्रायंगल भेज दे, ताकि वह कभी वापस ना आ सके। ऋषभ ने अंतरा से कहा, मेरी कंपनी में तुम ही एक हो जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस है, और अभी मेरी और मिस्टर दीक्षित की एक मीटिंग है, वह भी एक अम्यूज़मेंट पार्क में। मैं तुम्हें इसीलिए साथ लेकर जा रहा हूँ, ताकि जब मैं महेश से बात करूँ तब तुम उसके शैतान बच्चे को अलग ले जाकर संभालो। ऋषभ की बातें सुनकर अंतरा की भौहें उठ गई और उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ मलिक को पहली बार मैं इतनी बातें करती सुन रही हूँ। ऋषभ ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत गुस्सा है। उसने अपनी ज़िंदगी पे इतना परेशान ऋषभ ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत गुस्सा है। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान करने वाला क्लाइंट नहीं देखा। ऋषभ का कहना था कि अगर उसके भाई ने उसे अल्टीमेटम नहीं दिया होता तो वह कभी ऐसे लोगों के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। अंतरा ने ऋषभ से कहा, लगता है आप अपने भाई की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो। ऋषभ ने हाँ में अपना ऋषभ ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत गुस्सा है। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान करने वाला क्लाइंट नहीं देखा। ऋषभ का कहना था कि अगर उसके भाई ने उसे अल्टीमेटम नहीं दिया होता तो वह कभी ऐसे लोगों के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। अंतरा ने ऋषभ से कहा, लगता है आप अपने भाई की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो। ऋषभ ने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर अंतरा को तैयार रहने कहा, और फिर ऋषभ ने अंतरा को चेतावनी दी कि वह कोई गड़बड़ नहीं कर सकती, वरना विक्रांत ऋषभ पर गुस्सा करेगा और फिर ऋषभ अंतरा पर। और दूसरी तरफ ऋषभ ने अंतरा से यह वादा भी किया है कि अगर सब सही रहा तो ऋषभ अंतरा को इतना बोनस देगा कि उसे अपने मामा के इलाज के पैसों की कभी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अंतरा ने जब पहली बार सुना कि वह लोग महेश दीक्षित से मिलने जा रहे हैं तो वह मना कर देना चाहती थी और होटल लौट जाना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसकी जिज्ञासा जीत गई। अंतरा महेश से सिर्फ एक ही बार मिली थी, वह भी बहुत कम समय के लिए।